हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह मार्गदर्शन आईएएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप लोगों के समक्ष एलएसडब्ल्यू वैकल्पिक विषय जो कि बीपीएससी एवं जेपीएससी में आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित और स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। और इसके विषय में मैं आप लोगों को विशेष तौर पे इसीलिए सजेशन देना चाहूंगा कि इसका सिलेबस बहुत सीमित होता है और बहुत यानी 1.5 से 2 महीने में आप निश्चित रूप से इसके सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। और इसके एवज में आपको जो टाइम का बचत होगा, आप जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पे लगा करके आप बीपीएससी एग्जामिनेशन में या जेपीएससी में आप टॉपर की श्रेणी में अपने आप को पा सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हमको चयन करना है, तो हम लोग का क्या उद्देश्य होता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट चयन किया जाए जो कम समय में और बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो और पढ़ने में ज्यादा सुलभ हो। तो यहाँ पे मैं अजीत सिंह मार्गदर्शन आईएएस के अंतर्गत आप लोग को यह बताना चाहूंगा कि आप लोग को करना कुछ नहीं है, मोबीशाला ऐप को डाउनलोड करना है और साथ ही साथ हमारे इंस्टीट्यूट यानी मार्गदर्शन आईएएस का इंस्टीट्यूट का कोड है मार्ग 8586। इसको आपको इंस्टीट्यूट कोड वाले कॉलम में डालना है, आप हमसे जुड़ जाएंगे। और विशेष तौर पे मैं आज आप लोग के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एलएसडब्ल्यू का लेकर के आया हूँ। विस्तार पूर्वक मैं आप लोग से चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम मैं आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं, तो मार्गदर्शन भाई अजीत सिंह टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। या आप मोबाइल नंबर से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसा कि आपको 85 86 87 0918 या 81 78 33 54 61 दोनों में से किसी भी मोबाइल नंबर से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। एलएसडब्ल्यू के विषय में कोई भी आपके सामने अगर समस्या आ रही है, तो आप डायरेक्ट जुड़ करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। विषय क्यों ऑप्ट करना चाहिए, क्या है इसकी विशेषताएं, प्रॉपर्टीज है, इसके विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए, उसके लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सब्जेक्ट स्कोरिंग है, किस तरीके से स्कोरिंग है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसीलिए मैं अजीत सिंह मार्गदर्शन आईएएस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। अब मैं विषय वस्तु के तरफ अगर मैं आऊं, तो विषय वस्तु आज हमारे पढ़ाने का विषय विषय वस्तु यह है श्रम, यानी श्रम अवधारणा एवं विशेषता। दोस्तों, किसी भी टॉपिक का अगर हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे आज हमारे टॉपिक का शुरुआत है एलएसडब्ल्यू, और आज हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, तो पहला टॉपिक यानी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो श्रम को हम लोग को समझने की जरूरत होती है और साथ ही साथ इससे संबंधित अवधारणा क्या है और इसके प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं क्या है। अगर इन चीजों को हम समझ लेंगे, तो बाद में हम लोग को जो एक्ट पढ़ना है, फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत जो 11 एक्ट पढ़ने हैं और साथ ही साथ सेकंड में 2 एक्ट पढ़ने हैं, और इसके अलावे जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के साथ साथ आप लोग को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कोड ऑफ कंडक्ट जो पढ़ना है उसको हम लोग विधिवत तैयारी कर सकते हैं। यानी जब श्रम को आप समझ जाते हो, तब आप आगे बढ़ने के एलिजिबिलिटी ग्रहण कर लेते हो। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में अल्टरनेट ईयर में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट करोगे कि नहीं करोगे, इसके विषय में मैं आपको कुछ मार्गदर्शन दूंगा। वर्तमान में अभी मैं आप लोग के सामने इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत इलेबोरेट पे समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियोस को अंत तक देखने का प्रयास करें और साथ ही साथ आप लोग एलएसडब्ल्यू के मर्म को समझने का प्रयास करें। हम लोग आज श्रम को समझने वाले हैं और श्रम को समझने के लिए सर्वप्रथम जरूरत होती है श्रम कहते किसको है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और श्रम संबंधी जो अवधारणा है उसको समझने की जरूरत होती है। और साथ ही साथ श्रम की जो विशेषताएं हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको समझने की जरूरत होती है। अगर मैं इसको विस्तार देना चाहूं, तो विशेषताएं में पहला विशेषता क्या हो जाएगा,
दोषपूर्ण श्रम संघवाद। अगला प्रवासी स्वरूप होता है भारतीय श्रमिकों का, अस्थायित्व अभाव होता है, साथ ही साथ अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति होती है भारतीय श्रमिकों की, और साथ ही साथ औद्योगिक जीवन स्वीकार न करना, यह भी इसकी एक विशेषता के तौर पे आती है। और अगला जो विशेषता है इसका, कार्यकुशलता का नीचा स्तर, यानी भारत में अकार्यकुशल श्रमिक ज्यादा पाए जाते हैं। यह तमाम तरह के आपको क्या है कि यह विशेषताएं हैं, इसको इलेबोरेशन हम लोग आगे करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग अगले चरण में अगर अध्ययन करें तो हमारा यह प्रयास है कि श्रम की परिभाषा को पहले हम लोग डिनोट करें, समझने का प्रयास करें। तो उसके एवज में अगर हम लोग देखें श्रम की परिभाषा, तो बहुत ही सामान्य शब्द में अगर कहा जाए तो श्रम का अभिप्राय उस प्रयास या मेहनत है जो किसी कार्य को पूरा करने हेतु की जाती है, वह प्रयास चाहे मनुष्य ही क्यों ना करे। यानी एक परिभाषा ऐसे भी आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप थिंकर्स के अनुसार अगर परिभाषा देते हैं जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट माना जाता है, अगर आप एक सर्वोच्च आंसर लिखने की कला में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें अगर थिंकर्स को अच्छे ढंग से आप एब्जर्व कर लेते हो, उसको समझ लेते हो, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करते हो, तो बहुत ज्यादा मार्केट मार्केट आप जो है ना मार्किंग अच्छा से अच्छा प्राप्त कर सकते हो। एसी टॉमस के अनुसार अगर कहा देखा जाए श्रम का परिभाषा, तो उन्होंने यह कहा कि श्रम मनुष्य का वह शारीरिक और मानसिक प्रयत्न है जो प्रतिफल की आशा में की जाती है। यानी टॉमस ने यह कहा कि श्रम मनुष्य का शारीरिक और मानसिक प्रयत्न है जो प्रतिफल यानी कुछ रिटर्न की आशा में जो किया जाता है, उसको श्रम कहा जाता है। किसके द्वारा? एसी टॉमस के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है, किसका? यानी श्रम का, यानी लेबर का परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? थॉमस के द्वारा। ठीक है। अगला अगर हम लोग देखते हैं तो अगले थिंकर्स के विषय में मैं बताऊं आपको, तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है? मार्शल का जो डिफिनीशन है श्रम संबंधी, वो यह कहता है श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक हो। इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से बोला कि श्रम उसको कहा जाता है जो आर्थिक कार्यों को करे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। किसी यानी शारीरिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो, उसको हम लोग श्रम के दायरे में रखेंगे। और एक विद्वान है पीगू, यानी प्रोफेसर पीगू ने श्रम संबंधी क्या परिभाषा दिया, उसको अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे श्रमिक परिश्रम जिसे द्रव्य द्वारा मापा जा सकता है श्रम कहलाता है। और साथ ही साथ केयन क्रॉस के शब्द में यह कहा जाए, समाज की दृष्टि से श्रम उत्पादन साधनों में श्रम एक महत्वपूर्ण श्रम का साधन है। कहने का मतलब यह है कि उत्पादन में जब आप श्रम को करते हो तो उसको भी आप देखोगे केयन क्रॉस के शब्द में वह श्रम के दायरे में आता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित, तो यदि भूमि या पूंजी का उचित प्रयोग नहीं होगा तो केवल इन साधनों के मालिकों को थोड़ी सी हानि होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भूमि जो कि श्रमिक से संबंधित नहीं होता है, जो कि प्रबंधक से संबंधित होता है, अगर उसका प्रयोग या पूंजी जो कैपिटल जो प्रबंधक से संबंधित होता है, उसका अगर प्रयोग नहीं भी होता है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन श्रम का उचित प्रयोग नहीं होगा तो वह बेरोजगार रहता है या उससे अत्यधिक कार्य लेकर उसका शोषण किया जाता है, तो इससे पुरुष एवं स्त्रियों में हीनता और निर्धनता फैलती है तथा सामाजिक जीवन के ढर्रे में भी गिरावट आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबंध अगर चाहे तो क्या होगा कि अगर वह उचित इसका प्रयोग अगर भूमि और पूंजी का नहीं भी करे तो उसको बहुत थोड़ा सा हानि होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा वह श्रमिक वर्ग प्रभावित हो सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप देखोगे, यानी उपयुक्त जो डिफिनीशंस है इसके आधार पे आप निम्नलिखित तत्व श्रम में सम्मिलित होते हैं। और उन तत्वों का अगर मैं बात करूं तो पहला जो तत्व आपके सामने उपस्थित होता है वह है मानवीय प्रयास। पहला शब्द क्या है? मानवीय प्रयास। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंतर्गत आपको कुछ बिंदु को पढ़ना बहुत जरूरी है। श्रम शब्द का संबंध केवल मनुष्यों से है, पशुओं की चेष्टा से नहीं। उदाहरण के लिए हल खींचने वाला बैल
तांगा खींचने वाला घोड़ा, रात भर चौकसी भरने वाला कुत्ता सभी चेष्टा करते हैं, परंतु उन्हें हम श्रम नहीं कह सकते हैं। श्रम के केवल मानवीय प्रयासों को ही शामिल किया जाता है। कहने का तात्पर्य है जिस भी श्रम में मानवीय प्रयास, यहाँ पे आपको दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए कि श्रम कैसा, जिसमें मानवीय प्रयास हो, उसी को हम लोग श्रम के दायरे में रखेंगे। इसीलिए श्रम का जो प्रथम बिंदु अध्ययन हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग मानवीय प्रयास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई समस्या है तो फोन के द्वारा, जो कि 85 86 87 0918 है, कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम लिंक को आप मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आप मैसेज के थ्रू मुझसे अपने जो भी मन में अगर कोई आपके विषयगत कोई भी समस्या हो तो उसको आप समझ सकते हैं। अगला जो बिंदु है, जो प्रमुख बिंदु है, मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के प्रयत्न, यानी दोनों, चाहे वो श्रम जो है आपका शारीरिक हो या चाहे वो मानसिक श्रम है, दोनों को हम लोग श्रम के एक बिंदु के रूप में, एक तत्व के रूप में शामिल करते हैं। इसके विषय में अगर मैं आपसे बात करूं तो मानवीय प्रयास का विभाजन दो वर्गों में किया जा सकता है। पहला शारीरिक, अर्थात जो शरीर या हाथ पैरों से की जाती है, यानी सश्रम। दूसरा मानसिक, अर्थात मस्तिष्क से की जाने वाले कार्य। कहने का तात्पर्य है, आप देखते हो मजदूर जो है, मजदूर शारीरिक श्रम करते हैं और कर्मचारी मानसिक श्रम करते हैं। दोनों को हम लोग श्रम के दायरे में रख सकते हैं। अगला जो बिंदु महत्वपूर्ण है वह यह कहता है, यह विभाजन केवल सैद्धांतिक है। व्यवहार में हमें पूर्णतया शारीरिक या पूर्णतया मानसिक श्रम का उदाहरण शायद ही मिले। प्रत्येक प्रकार के शारीरिक कार्यों के साथ कुछ मानसिक या मस्तिष्क का प्रयोग करना ही पड़ता है। यानी आप इस तरीके से कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं, शारीरिक मतलब सिर्फ शारीरिक, मानसिक मतलब सिर्फ मानसिक, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित कुछ हद तक करते हैं और दोनों का एक दूसरे में हस्तगत भी होता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े मानसिक कार्य के साथ थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम भी अवश्य करना पड़ता है। इसी आधार पर प्राय सभी श्रम विशेषज्ञों ने श्रम के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के प्रयासों को सम्मिलित किया है। यानी यह स्पष्ट होता है। दूसरा तत्व जो आपको यह कहा जाता है, दूसरा तत्व यह कह रहा है कि मनुष्य शारीरिक श्रम करे या मानसिक श्रम करे, वह भी एक श्रम के तत्व के रूप में उसको जाना जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखने वाले हैं, जो एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल है श्रम के, वह है आर्थिक लाभ का उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, श्रम के अंतर्गत मनुष्य के केवल उन्हीं कार्यों की गणना की जाती है जो लाभ की दृष्टि से अथवा धनोपार्जन के उद्देश्य से किए जाते हैं। जो कार्य मनोरंजन के लिए, स्नेह के लिए अथवा कर्तव्य पालना के दृष्टि से किए जाते हैं, वे श्रम की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? यानी जो कार्य आप मनोरंजन से लिए कर रहे हो, स्नेह प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, या अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए कर रहे हो, तो वह आपका श्रम नहीं कहा जाएगा। श्रम उसी को कहा जाएगा जिसमें आपको लाभ के दृष्टिकोण से, धनार्जन, धन उपार्जन करने के दृष्टिकोण से किया गया कार्य ही आपको श्रम की श्रेणी में रखा जाता है। चाहे उन्हें संपन्न करने के लिए मनुष्य को कितना ही श्रम क्यों न करना पड़ा, अर्थात मानव कल्याण की दृष्टि से वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, मनुष्य के केवल उन्हीं कार्यों की गिनती श्रम के रूप में होती है जो प्रतिफल पारितोषिक अथवा आर्थिक लाभ से उद्देश्य से की जाती है। यह आपका मोस्ट वीवीआई है, इसको जरूर से जरूर आप लोग माइंड में स्थापित करने का कोशिश करेंगे, मन मस्तिष्क में अवस्थिति प्राप्त करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसा कार्य को श्रम की परिधि में रखा जाता है जो उसमें प्रतिफल मिले, पारितोषिक मिले और आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से करने के संबंधी कार्य है। अगला जो हम लोग प्रमुख तत्व देखेंगे श्रम संबंधी, उसको हम लोग कहते हैं नैतिकता से कोई संबंध नहीं, यानी इथिकल वैल्यूज आपको इसमें नहीं होता है।
श्रम अच्छा है, बुरा है। यदि वह धन कमाने के उद्देश्य से किया जाए तो उसको श्रम कहा जाता है। यानी इथिकल वैल्यूज हो या ना हो, नैतिकता हो या ना हो, उससे कोई मायने नहीं है। बशर्ते आपको क्या है कि श्रम उसको कहा जाएगा आप जिसमें लाभ अर्जित करने का आपका प्रयास हो, धन उपार्जन का आपका प्रयास हो। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण तत्व है मूर्त और अमूर्त। यानी अमूर्त रूप में श्रम से आशय मानवीय चेष्टा से है और मूर्त रूप में इसका आशय श्रमिकों या मजदूरों से है। इस प्रकार श्रम शब्द कभी तो श्रमिक के प्रयासों की ओर संकेत करता है तो कभी स्वयं श्रमिक की ओर। कहने का तात्पर्य यही है कि श्रम और श्रमिक दोनों को इस तरह से आप समझ सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग अगले सेक्शन में हम लोग अध्ययन करेंगे वह है श्रम की अवधारणा। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा श्रम के तत्व, यानी श्रम के तत्व एलिमेंट्स ऑफ लेबर के अंतर्गत हमने अभी जो भी इसके एलिमेंट्स हैं तत्व है उसको हमने देखा। यह देखो एलएसडब्ल्यू बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है, बहुत ही सिंपल। आप सिर्फ 2-3 बार हमारे साथ वीडियोस को देख लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का मैं बार बार आपको अभ्यास करा दूंगा तो निश्चित रूप से आप लोग जो है ना इस सब्जेक्ट के प्रति आश्वस्त रह सकते हैं और 70 to 85% नंबर बड़े आसानी से आप ला सकते हो। मैं बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूँ। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है श्रम की अवधारणा। यानी अवधारणा के विषय में अगर हम लोग श्रम की अवधारणा के विषय में जाने तो पहला नाम होता है, थिंकर्स के विषय में देखें तो मार्शल अल्फ्रेड का नाम होता है। श्रम को कार्य करने के प्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले आनंद या सुख के अलावा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आर्थिक लाभ की दृष्टि से किए जाने वाले शारीरिक या मानसिक कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसकी चर्चा अभी अभी हम लोगों ने शारीरिक और मानसिक जो तत्व के रूप में दोनों का समामेलन होता है, इसकी चर्चा हम लोग तत्व यानी श्रम के तत्व वाले खंड में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उसी की बात अल्फ्रेड के द्वारा की गई है। श्रमिक, कर्मचारी अथवा कामगार जैसे शब्दों का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने मानवीय परिश्रम के जरिए जीवन यापन करता है। साथ ही साथ मानवीय श्रम का अभिप्राय यहाँ शारीरिक अथवा मानसिक दोनों प्रकार के कार्यों से है। श्रम के बदले मजदूरी अथवा वेतन मिलता है। यहाँ पे यह है कि श्रम उसी को कहा जाएगा जिसमें आपके आर्थिक लाभ होंगे, यानी आपको मजदूरी मिलना चाहिए और साथ ही साथ उसके एवज में आपको वेतन मिलना चाहिए। उसी को हम लोग जो है ना क्या कहेंगे, उसको श्रम के दायरे में रखेंगे। और इस तरीके से स्पष्ट होता है कि आर्थिक हित आपका होता है, वेतन मिलता है आपको श्रम के बदले में। भारतवर्ष में श्रमिकों की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। लगातार हमारे समाज के अंतिम बिंदु तक आप देखोगे तो हमारे श्रमिक भाई बहन ही खड़े मिलेंगे और श्रमिकों की स्थिति लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आजादी के इतने वर्ष बाद भी उनकी स्थिति परिस्थिति में जितना परिवर्तन होना चाहिए, जितना विकास होना चाहिए, उतना विकास अभी तक नहीं हो पाया है, जिसमें और ज्यादा कार्य करने की महती जरूरत है। अगला जो बिंदु हम लोग देखते हैं, श्रमिक की परिभाषा में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो अन्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के लिए शारीरिक मानसिक कार्य करते हैं। इनको भी हम लोग श्रमिक के परिभाषा के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। श्रमिक शब्द को व्यापक संदर्भ प्रदान किया गया है जिसमें कुशल, अकुशल, प्रशिक्षित, तकनीकी, पर्यवेक्षक, लिपिक वर्ग अथवा वेतन भोगी कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे। सामान्यतः अर्धकुशल अथवा अकुशल वर्ग की शारीरिक श्रम करने वाले समस्त व्यक्ति श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप देखते हो कि श्रमिक किसको आप कहते हो, यानी चाहे वो तो कुशल श्रमिक भी हो सकता है या अकुशल भी श्रमिक हो सकता है। आप देखते हो कि भारतवर्ष में स्थिति बहुत ही विकट है, यानी कुशल श्रमिकों की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, अकुशल श्रमिक बहुत ज्यादा पाए जाते हैं भारतवर्ष जैसे विकासशील देश में। जिसका नतीजा क्या होता है कि यहाँ पे आपको बेकारी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि श्रम जब तक कुशल नहीं होगा, चाहे
आप सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों का प्रशिक्षण लगातार कराया जा रहा है, कुशल उनको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना परियोजना उनकी कुशलता के वृद्धि करने के लिए चलाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भारतवर्ष के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की संख्या ही ज्यादा है। आगे हम लोग देखते हैं, श्रमिक शब्द का प्रयोग कभी कभी समस्त श्रम शक्ति अथवा जनशक्ति के रूप में किया जाता है, जिसमें जीवन यापन के काम में लगे हुए समस्त व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन इस श्रम शक्ति में वे लोग सम्मिलित नहीं किए जाते हैं जो जीविका कमाने के काम पर नहीं लगे हुए हैं। जैसे आप उसको श्रमिक नहीं कहोगे, जैसे घरेलू कामकाज कोई अपना काम कर रहा है, घर का कार्य कर रहा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, तो इसको आप श्रमिक के श्रेणी में नहीं लाओगे। यानी यहाँ पे वह आर्थिक लाभ के उद्देश्य से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको आप श्रमिक के दायरे में नहीं लाएंगे। इस संदर्भ में श्रम वस्तुतः मानवीय साधनों का पर्यायवाची है। श्रम की अवधारणा विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मान्यताओं तथा विचारधाराओं से जुड़ी हुई है। इस तरीके से स्पष्ट होता है कि चाहे वो सामाजिक राजनीतिक मान्यता या विचारधारा हो, सभी से श्रमिक जुड़े हुए हैं, श्रम जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, पश्चिम देशों के संबंध में अगर हम लोग देखें, असेसमेंट करें, तो पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप तथा पूंजीवादी व्यवस्था के अभ्युदय के साथ, यानी उद्भव के साथ, मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार, जैसे एडम स्मिथ का डिमांड एंड सप्लाई आप देख रहे हो ना यहाँ पे, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का जो सिद्धांत जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, श्रम को वस्तु के रूप में देखा जाने लगा, जिसे तत्कालीन अर्थशास्त्रियों ने श्रम को वस्तु रूपी अवधारणा के रूप में संबोधित किया। कहने का यहाँ यह तात्पर्य है, श्रम को वस्तु रूपी यानी एक वस्तु के रूप में, एक एंटिटी के रूप में देखा जाने की प्रवृत्ति शुरू हुई। इसके विपरीत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, जिसको आप लोग कहते हो ना आईएलओ, ये भी हम लोग को पढ़ना है। इसके एलएसडब्ल्यू के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ को भी हम लोग को विस्तृत रूप से पढ़ना है। मोस्ट वीवीआई टॉपिक होता है, इसको मैं लेकर के आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करूंगा। तो आईएलओ ने जो 26वीं बैठक हुआ उसमें कहा गया, फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र के अंतर्गत इन बिंदुओं को विचार किया गया और कहा गया श्रम कोई वस्तु नहीं है। यानी बात यह स्पष्ट हो गया कि श्रम को आप वस्तु नहीं मान सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे औद्योगिक क्रांति में जो कि ब्रिटेन के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति हुई, उस समय भारत आपको क्या था, ब्रिटेन के अंतर्गत औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत शासित था। भारत औपनिवेशिक राज्य था ब्रिटेन का, और जितने भी भारतीय संसाधन थे सभी मातृ देश यानी ब्रिटेन के हितों की पूर्ति के लिए, यानी एक समय देखोगे उस समय औपनिवेश काल में तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी और भारत में यहाँ के जो कामगार थे, यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, वे सभी नष्ट होते जा रहे थे। यानी भारत के लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता जा रहा था। और इसके दूसरे जो मातृ देश था, जो कि भारत के ऊपर औपनिवेशिक शासन से शासित होता था, वहां पे औद्योगिक क्रांति हो रही थी। यानी भारत के जितने भी संसाधन थे सभी निचोड़ करके और अंग्रेज अपने देश में औद्योगिक क्रांति में इसका इस्तेमाल कर रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं, मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार खरीद और फरोख्त की वस्तु नहीं माना जा सकता है। डिमांड सप्लाई के द्वारा श्रम को खरीद फरोख्त की वस्तु जो है मानने से इनकार कर दिया गया। आईएलओ जो कि आपको श्रमिकों से संबंधित सर्वोच्च संस्थान है, आप श्रम की एक अन्य अवधारणा उसकी मशीनी अवधारणा है, जिसके अनुसार उद्योगपति श्रमिकों को एक मशीन की भांति काम करने वाला औजार समझता है। देखो, कभी भी आप देखोगे इन सब अवधारणा जो जो भी यहाँ पे देखोगे, जो उद्योगपति जो श्रमिक को मान लेते हैं कि यह एक औजार की तरह है, जितना इस्तेमाल मैक्सिमम इस्तेमाल करना हो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, अपने उत्पादन में वृद्धि करके मार्केट में अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह मानवीय दृष्टिकोण से कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी की परिणति अगर मैं बताऊं तो श्रम की मशीनी धारणा के फलस्वरूप धीरे धीरे परोक्ष दृष्टिकोण का विकास हुआ। इसके साथ ही अन्य अवधारणा का जन्म हुआ, जिसे
श्रम की मानवीय अवधारणा, इसी की चर्चा मैं आपसे कह रहा था। यानी श्रम को आप क्या औजार के रूप में श्रमिक को नहीं मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है और मानवीय कल्याण और मानव के जो मूलभूत अधिकार होते हैं, एक मानव होने के नाते उनको जो मूलभूत अधिकार मिलता है उससे आप अलग उसको नहीं कर सकते हैं। तो मानवीय अवधारणा का विकास हुआ और इस अवधारणा के अनुसार श्रमिकों का मानवीय पक्ष उजागर हुआ और साथ ही साथ मानव के रूप में उन्हें कतिपय मानवीय अधिकार माने ह्यूमन राइट्स प्रदान किए गए। आप श्रमिकों भारतवर्ष के अंतर्गत जो संविधान है वह एक सामान्य नागरिक को उतना ही अधिकार देता है जितना श्रमिकों को अधिकार देता है। इस तरीके से आप किसी भी दृष्टिकोण से श्रमिकों के साथ किसी भी तरीके का गलत व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं। यानी समानता का व्यवहार आपको करना पड़ेगा। जो भी प्रबंधक है, जो उद्योगपति है, श्रमिकों के साथ एक उचित और समीचीन व्यवहार करना अनिवार्य होगा। इस दृष्टि के अनुसार श्रमिकों को मशीन के पुर्जे के समान न देखा जाए और उसे मानवीय दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए। औद्योगिक जनतंत्र की भावनाओं के अनुसार समाज की आवश्यकताओं तथा उनके व्यापक हितों को भी दृष्टिगत रखा जाने लगा। यहाँ पे औद्योगिक जनतंत्र यानी औद्योगिकरण तो होगा, जैसे आप देखते हो हमारे यहाँ जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र भारतवर्ष लोकतंत्र है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं। यानी जनता का तंत्र है, यानी दोनों में सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली कोई है तो वह आपका जनता है, आप सभी हैं, हम लोग हैं, ठीक है ना। यानी जनता सर्वोच्च शक्तिशाली होता है। इसीलिए औद्योगिक जनतंत्र यानी जो प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता दे करके और वहां पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें औद्योगिक जनतंत्र की स्थापना हो सके। आगे हम लोग देखते हैं नियोजक तथा श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों को रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए साझेदारी के रूप में देखा जाता है, जिसकी अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, या अगर देखा जाए कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की स्थिति भारतवर्ष में बहुत ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है। यहाँ पे प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता मरणासन स्थिति में है। यहाँ के उद्योगपति श्रमिकों को प्रबंध में सहभागिता देने से हिचकते हैं, लेकिन हमारा संविधान यह कहता है कि आपको 43 आर्टिकल 43 ए के अंतर्गत कहा जाता है कि प्रबंध में आपको क्या करना है, श्रमिकों की सहभागिता आपको देनी है। और इसी का नतीजा है कि कम ही मात्रा में सही, लेकिन उद्योगपति औद्योगिक घराने प्रबंध में श्रमिकों का यानी औद्योगिक जनतंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से आपको प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता देने के लिए राजी हुए हैं, जो कि अनुच्छेद 43 ए के अंतर्गत है। कभी भी देखो, कभी भी एक अच्छा आंसर राइटिंग तभी हो सकता है जब आपको सामने कोई भी या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन हो या आपके सामने कोई भी संविधान परक कोई भी आर्टिकल्स आता हो तो आप उसको कोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेनेशन के साथ आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपका प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता एवं साम्यवादी दर्शन शास्त्री कार्ल मार्क्स ने श्रम की अवधारणा के संदर्भ में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार भौतिक विकास के क्रम में श्रम की सर्वाधिक महत्ता है। आप लोग को सरवारा क्रांति के विषय में आप लोग को पता होगा, कार्ल मार्क्स का दिया हुआ, यानी जो भी विश्व के सभी श्रमिक एक साथ आ जाएं, यानी श्रम पे सबसे ज्यादा अगर जोर देने वाला कोई भी चिंतक है तो उसको हम लोग नाम किस नाम से जानते हैं, कार्ल मार्क्स के नाम से जानता है। और यह भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करना इनका परम उद्देश्य था, इसलिए इनको कहा जाता है कि श्रम, इनके द्वारा कहा गया कि श्रम का सर्वाधिक महत्व है। उनके अनुसार पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषक है। वे एक तरीके से यह मान के चलते हैं कि जो पूंजीपति, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वाला जो देश होता है या जो पूंजीपति वर्ग होता है वो श्रमिकों का शोषण ही करता है। यानी यह प्री डिफाइंड इनके मन में था कि जो भी पूंजीपति होगा वो श्रमिकों का शोषक ही होगा। अतः इसमें पारस्परिक संघर्ष स्वाभाविक है और इस संदर्भ को उन्होंने वर्ग संघर्ष कहा। यानी इन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष की स्थिति इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया कि एक तरफ जो है ना आपका पूंजीपति वर्ग होगा
पूंजीपति वर्ग, और दूसरा जो है ना दूसरे तरफ आपका वर्ग होगा श्रमिक वर्ग, और दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल होंगे। यानी आप देख रहे हो कि इसी को समाप्त करने के लिए प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की बात की जा रही है, औद्योगिक जनतंत्र स्थापित करने की बात की जा रही है, और कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, जो कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दोनों एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करते हैं। श्रम समस्याओं के समाधान के रूप में उन्होंने पूंजीवादी के पतन की अवधारणा प्रस्तुत की और समाजवादी व्यवस्था में श्रम के महत्व को और अधिक उजागर किया। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, ये पूंजीवादी व्यवस्था के घोर आलोचक थे और समाजवादी व्यवस्था के घोर समर्थक थे। उनका यह मानना था कि समाजवादी व्यवस्था श्रमिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो श्रमिक वर्ग होता है उनके संबंध में जो कल्याणकारी कार्य होता है वह साम्यवाद में ज्यादा हो सकता है। इसीलिए वे लोग जो कार्ल मार्क्स थे पूंजीवाद का ये हमेशा विरोध करते थे, और इनके द्वारा समर्थन किया जाता था वह था समाजवादी व्यवस्था। ठीक है ना। अतः उन्होंने मानवीय मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर बल दिया, यानी सबसे ज्यादा इनके मूल में श्रम कल्याण था, और इस तरीके से उन्होंने यह स्थापित करने की कोशिश की कि सामाजिक व्यवस्था आपको मानवीय मूल्यों पे आधारित होनी चाहिए। अगला जो हम लोग देखते हैं बिंदु, वह है भारतीय श्रम की विशेषता। हम लोग अभी अवधारणा, यानी हम लोगों ने सर्वप्रथम जब मैं शुरुआत किया तो श्रम के तत्व हमने देखा, एक एक बिंदु एक एक एक्सप्लेनेशन देखा, पहला बिंदु। दूसरा जो है ना हमने क्या देखा, श्रम की अवधारणा, अवधारणा हम लोगों ने देखा। और अगला जो बिंदु हमारा पढ़ने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वह है आपका विशेषता, श्रम की विशेषताएं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह आपको वीवीआई भी है, क्योंकि यहाँ से जो है ना अगर आपसे कई, देखो कभी भी प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ टेल प्रश्न पूछा जाता है, यानी मेन प्रश्न होता है उसका एक टेल पूछा जाता है, तो टेल में पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना होती है एलएसडब्ल्यू के अंतर्गत। इसको आप लोग देखोगे बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। एक बार हमारे साथ अभी आप रह जाओ 10-15 मिनट में एक्सप्लेनेशन के द्वारा हर एक चीज इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं समाप्त करने वाला हूँ आज। अगला जो हमारा जो है ना ये भारतीय श्रम की विशेषता है। आपको विशेषता मैं अभी बता देता हूँ, उसके बाद आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अप्रोच। प्रवासी स्वरूप, यानी आप देखते हो माइग्रेशन करके, यानी भारतीय श्रम की प्रवृत्ति प्रवासी होती है, यानी प्रवासी प्रवृत्ति इसकी विशेष विशेषता है। श्रम के प्रवासी स्वरूप का तात्पर्य यह होता है कि श्रमिक गांव से आकर नगरों में अस्थायी रूप से बस जाते हैं और मिलों और कारखानों में काम करते हैं। जैसा कि आप देखते हो, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो आपको यह पता होगा, आप इस चीज को महसूस किए होंगे कि गांव से बहुत सारा जो लेबरर्स होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वे दिल्ली मुंबई, आप जहां भी कारखाना की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वहां माइग्रेट करे जाते हैं, वहां पे काम करते हैं और फिर एक निश्चित समय के बाद अपने घर को आ जाते हैं, यानी अस्थायी रूप से वहां वो बसते नहीं है। वे औद्योगिक नगरों में अस्थायी रूप से नहीं रहना चाहते, अपने गांव के संबंध बनाए रखना चाहते, गांव में उनका आना जाना लगा होता है। अनेक श्रमिक तो गांव में ही अपने परिवार छोड़कर जाते हैं और अवकाश प्राप्त कर अथवा काम पर अनुपस्थित रहकर गांव चले आते हैं। यह नेचर या प्रवृत्ति यह शो करता है कि प्रवासी स्वरूप होता है, यानी पहला विशेषता भारतीय श्रमिकों का यह है कि इनकी प्रकृति जो होती है वह प्रवासी होती है। अगला जो हम लोग देखेंगे, भारत में अधिकांश औद्योगिक नगरों में काम करने वाले श्रमिक वहां आकर्षित होकर नहीं आए हैं। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि पर बढ़ते हुए जनभार से उत्पन्न प्रच्छन्न बेरोजगारी ने विवश होकर उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार वे शहरों में धकेले जाते हैं, वहां खींच करके नहीं जाते हैं। यानी आप इस विडंबना को समझे, कोई भी अगर मजदूर शहर के तरफ जाता है तो शौक से नहीं जाता है बल्कि मजबूरी बस जाता है, और अपने भौतिक साधनों की पूर्ति के लिए, जीवन जीने के न्यूनतम संसाधन की पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए वे मजबूरी बस अपने
गांव को छोड़ करके शहर की तरफ जाता है और एक प्रवासी मजदूर के रूप में काम करता है, और जब भी उसको महसूस होता है, अपने घर की याद आता है, तो फिर से अपने गांव वापस आ जाता है। प्रवासी मजदूर एक इसका मेरिट्स यानी जो है ना, हम लोग विशेषता प्रॉपर्टीज देखे। दूसरा इसका विशेषता अस्थायित्व का अभाव, यानी जो है लैक ऑफ स्टेबिलिटी होता है, यानी एक जगह ये लोग रुकते नहीं है। भारतीय श्रमिकों में प्रवासी स्वरूप के कारण भारत औद्योगिक नगरों में श्रम की पूर्ति अस्थायी नहीं है। यानी जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्लेस है, वहां पे श्रमिकों की पूर्ति अस्थायी नहीं है। कभी बहुत ज्यादा श्रमिक आ जाते हैं, कभी श्रमिकों की कमी हो जाती है। इस तरीके से देखा जाए तो श्रमिक निश्चित रूप से निश्चित जगह पे नहीं रहते हैं, बल्कि वे भ्रमणशील यानी कार्य करते हैं और फिर अपने वापस अपने गांव चले जाते हैं। श्रमिक जांच आयोग 1946 के अनुसार अगर देखा जाए तो यह औद्योगिक श्रमिकों में केवल 50% जो गांव से शहर में जाते हैं वह स्थायी रूप से बस जाते हैं। और अभी के समय में वर्तमान में अगर असेसमेंट किया जाए तो यह 50% के दायरा निश्चित रूप से बढ़ा है। और यह अब देखोगे तो वर्तमान स्थिति कुछ हद तक अगर देखा जाए तो औद्योगिक नगर के लिए यानी औद्योगिक इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा अस्थायित्व लिए प्रतीत होता है। भारत सरकार के श्रमिक अब भारत के विभिन्न औद्योगिक नगरों में 60 से 90% श्रमिक अस्थायी रूप से बस गए हैं। इसी की मैं बात कर रहा था। अब श्रमिक जहां जाते हैं वहीं पे आपको अस्थायी रूप से रहना शुरू कर देते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। औद्योगिक श्रम की पूर्ति में काफी अस्थायित्व रहता है। श्रमिक जब आपको इंडस्ट्री के आसपास रहेंगे तो आपको श्रमिकों की पूर्ति निश्चित रूप से होगी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब स्थिति में परिवर्तन हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण विशेषता मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वह है अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति। भारतीय श्रमिकों के विषय में एक बहुत ही एक तरीके से दोषपूर्ण प्रवृत्ति मैं कहना चाहूं तो ज्यादा समीचीन शब्द होगा, अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति होती है, काम से अनुपस्थित रहने की। अगर जापान में आप जो देखोगे तो वहां के श्रमिक कभी भी अनुपस्थित रहना पसंद नहीं करेंगे, जो भी डेवलप कंट्री की अगर मैं बात करूं। लेकिन भारतीय, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पे लाइबिलिटीज अलग अलग प्रकृति का होता है, इसलिए यहाँ के जो श्रमिक होते हैं वो अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति से ग्रसित होते हैं। इस दृष्टिकोण से अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूं तो भारतीय औद्योगिक श्रमिकों में काम पर अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति 10 से 12% के बीच है। यह पश्चिम देशों में उपस्थित दरों से कहीं अधिक है। अगर सपोज करो 100% में आपको आपको 12% से अगर ज्यादा लोग अनुपस्थित, जो श्रमिक अनुपस्थित रहे, तो उस कारखाने का, उस मिल का क्या होगा, यानी उसके उत्पादन क्षमता में निश्चित रूप से प्रतिकूल परिवर्तन होगा। ठीक है ना। इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, यानी जो लेबर ब्यूरो है भारत सरकार के अंतर्गत, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अनुपस्थिति दर ऊंची होने के कारण बीमारी में, दुर्घटना, सामाजिक धार्मिक संस्कार तथा छुट्टी के अतिरिक्त अवकाश की आकांक्षा अधिक महत्वपूर्ण कारण है। यानी यहाँ पे मैं पहले ही बताया कि यहाँ के सामाजिक ताना बाना इस तरीके का है, लाइबिलिटीज इस तरीके का है कि निश्चित रूप से हमारे श्रमिक के अवकाश की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। यानी वे लोग कार्य से अनुपस्थित चाहे जाने अनजाने रूप में निश्चित रूप से होते ही होते हैं, क्योंकि यहाँ की सामाजिक परिदृश्य इस तरीके का है। श्रम जांच समिति के अनुसार रात की पाली में अनुपस्थिति दर दिन की पाली में अनुपस्थित दर से ऊंची रहती है। इसका संभवतः एकमात्र कारण है रात की पाली में काम करना दिन की पाली से अधिक कष्टदायक होता है। क्योंकि आप इस तरीके से देख सकते हो कि भारत के लोग जो होते हैं रात में सोते हैं और दिन में कार्य करते हैं। इस प्रवृत्ति को आप उलट कर दोगे तो निश्चित रूप से दिन में सोना और रात में कार्य करना भारतीय श्रमिकों के लिए चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। और इसीलिए रात की पाली में जिन श्रमिकों की ड्यूटी होती है, कार्य करने के लिए उनको बुलाया जाता है, तो उन लोगों में अनुपस्थिति का दर ऊंचा पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ऐसे श्रमिक जिनका गांव से संबंध रहता है, अक्सर कृषि कार्य में अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग प्रदान करने के लिए गांव चले जाते हैं। अतः फसल की रोपनी एवं कटनी के समय, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि भारतीय समाज का जो ताना बाना है, जो पारिवारिक स्थिति है,
उस दृष्टिकोण से यहाँ पे अनुपस्थित रहने के दर को आप देख सकते हो कि आपको यह 12% से ज्यादा ही पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग सामाजिक दायित्व को निभाने, अब सपोज करो कृषि कार्य, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोग कृषि कार्य में ज्यादा से ज्यादा योगदान देना चाहते हैं, तो वे लोग जो है ना औद्योगिक जगह से कार्य छोड़ करके, अनुपस्थित रह करके अपने लोगों को सहायता करने के लिए गांव आ जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है औद्योगिक जीवन स्वीकार न करना। यानी हमारे ग्रामीण परिदृश्य के जो मजदूर है औद्योगिक जीवन कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यह आपका एक विशेष तौर पे इसकी विशेषता है। भारत में औद्योगिक श्रमिकों के बारे में यह सामान्य प्रचलित धारणा है कि उन्हें नगरों में रहते हुए भी औद्योगिक जीवन के प्रति लगाव नहीं होता है। यानी वे रहते तो हैं क्योंकि उनको जीवन जीना है, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति करनी है, मजबूरी है, शहर में रहना जरूरी है, मजदूरी करना जरूरी है, लेकिन वो दिल से कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति ऊंची अनुपस्थिति दर के आधार पर यह धारणा बनी प्रतीत होती है कि इसमें संदेह नहीं है कि इस समय भी भारत के औद्योगिक श्रमिकों का भारी प्रतिशत गांव से जुड़ा हुआ है, परंतु इनमें से अधिकांश लोगों ने औद्योगिक जीवन को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ये लोग रिश्तेदारों से मिलने, छुट्टी मनाने अथवा विवाह शादी में सामाजिक संस्कारों के लिए ही गांव जाते हैं। यहाँ पे अब वर्तमान औद्योगिकरण के कारण, वर्तमान सामाजिक परिदृश्य के कारण, सामाजिक चुनौतियों के कारण उनसे निपटने के लिए अब श्रमिक इस चीज को मानने लगे हैं और शहरी जीवन को अपनाने लगे हैं। इस तरीके से अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रॉपर्टीज है उसको अगर हम लोग देखें तो कार्य कुशलता का नीचा स्तर। यह आप देखोगे कि जो भी अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग स्टेट्स होता है, जैसे भारत एक विकासशील देश है तो नेचुरल है यहाँ का कार्य कुशलता का स्तर नीचा होगा, और जैसे आप विकसित देशों में देखोगे कार्य कुशलता का स्तर ऊंचा होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे सामने, भारत के सामने श्रमिकों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। वर्तमान सरकार, पूर्व की सरकारों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है श्रमिकों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का, और निश्चित रूप से वह परिवर्तन होगा भी और कार्यकुशलता बढ़ेगी। कार्यकुशलता के नीचा स्तर का पाया जाना, भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में कम कार्यकुशल समझे जाते हैं। उसकी प्रति घंटा उत्पादकता थोड़ी है, इसमें एकमात्र कारण है कार्यकुशलता का नीचा होना। यानी ये लोग इफिशियंट नहीं होते हैं, ये लोग कार्यकुशल नहीं होते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि इनका कार्य करने का दल निम्न होता है। परंतु कुछ विशेषज्ञ भारतीय श्रमिकों के निम्न उत्पादकता के लिए, अब देखो किसको, जैसे अकुशल प्रबंधन को भी जिम्मेवार ठहराया जाता है। यहाँ प्रबंधन है वह भी अकुशल है। पुराने मशीनों के साथ काम करना होता है, यह भी एक निम्न कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए जिम्मेवार तत्व है। और तकनीकी रूप से जो है ना, जो भारतीय श्रमिक है वे अनजान है, यानी तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। इस कारण से क्या होता है, इफिशियंसी पे इसका लो लेवल इफिशियंसी के कारण जो है ये लोग प्रभावित हो जाते हैं। यानी इसके जो है ना कुशल प्रबंधन भी इनका क्या होता है, कुशल होता है, पुराने मशीन के साथ काम करना होता है, तकनीकी पिछड़ापन होता है, और यही सब ठीक इसके विपरीत होता है विकसित देशों में। इसलिए उसके श्रमिक क्या होते हैं, कार्यकुशलता के उच्च स्तर को पाते हैं और हमारे श्रमिक निम्न स्तर को पाते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगला जो महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है वह दोषपूर्ण श्रम संघवाद। यानी भारत के श्रमिक वर्ग में चेतना का स्तर नीचा है। वे लोग जो है, भारतीय श्रमिकों में चेतना की कमी है और सामान्य श्रमिक श्रम ट्रेड यूनियन के विषय में बहुत सारा नॉलेज नहीं रखता है। अभी भी भारत के जो श्रमिक है ट्रेड यूनियन के विषय में बहुत सारी जानकारी नहीं रखते हैं, जिसका कारण है कि उनके हितों के ऊपर कुठाराघात प्रबंध के द्वारा किया जाता है, लगातार किया जाता रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी श्रमिक अपने
अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं, अपने अधिकारों को जानना शुरू कर दिए हैं और श्रम संघ से जुड़ना शुरू कर दिए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना शुरू कर दिए हैं, जिसका नतीजा यह है कि जो भी श्रम संघ है वह श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त श्रम विरोधी राजनीतिक दल, कुछ स्वार्थिक नियोजक वर्ग श्रमिक आंदोलन में फूट डालने का कार्य करते हैं। यह तो भारतवर्ष के अंतर्गत या पूरे वैश्विक रूप से इसको आप नहीं मिटा सकते हो कि कोई भी प्रबंधक होता है श्रमिकों की एकता को तोड़ना चाहता है और तोड़ करके और लाभ लेने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ट्रेड यूनियन मजबूत होते चले जाएंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास यानी श्रमिक और श्रम संघ दोनों के बीच संबंध प्रगाढ़ होता चला जाएगा, तो निश्चित रूप से इस चीज को आप क्या करोगे, इस चीज को आप हाशिए पे डाल सकते हो। प्राय सभी श्रमिक यह निर्णय करने में असमर्थ रहते हैं कौन सा श्रम संघ उनके लिए अच्छा है। अब यह समस्या से निजात पाने की दिशा में श्रम संघ आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे अब समाप्त होता है। मैं आप लोगों से कुछ निश्चित बात करना चाहूंगा। अगर प्रश्न यहाँ से आप देखोगे तो प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते रहे हैं और प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि आप देखो इस तरीके से पूछा जाएगा, श्रम से क्या समझते हैं, श्रम से क्या समझते हैं, इसकी विशेषता। देखो इस तरीके से यह सामान्य ही प्रश्न पूछे, विशेषताएं क्या है, सामान्य प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति है। एलएसडब्ल्यू में सामान्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ या तो विशेषता पूछा जा सकता है या इसके तत्व पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस चीज के लिए स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से मजबूत रहें। प्रश्नों का लगातार जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एलएसडब्ल्यू के अंतर्गत, आप इसको, इसके नेचर को, इसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करें। बार बार अभ्यास के द्वारा अपनी लेखन शैली को मजबूत करने का प्रयास करें और निश्चित रूप से यहाँ पे इतना ज्यादा सिलेबस इतनी ज्यादा छोटा है कि आप इसको बहुत जल्द तैयार मैं करवा दूंगा आप लोगों को। आप लोग का एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मोविशाला के अंतर्गत आप देखोगे कि मेरा मार्ग मार्गदर्शन आईएएस, मार्गदर्शन आईएएस के अंतर्गत इस वीडियोस को आप देख रहे हैं, मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह। ठीक है दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह के अंतर्गत आप इस वीडियोस को देख रहे हैं। आप इस वीडियोस को मोविशाला के अंतर्गत भी आप मोविशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जो मेरे इंस्टीट्यूट का कोड है मार्ग 8586, इसको इंस्टीट्यूट कोड डाल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह के साथ जुड़ करके और पूरा सिलेबस एलएसडब्ल्यू का निश्चित रूप से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर एलएसडब्ल्यू में आप लोग को बहुत अच्छा करना है, चाहे आपको बीपीएससी, देखो यह हर एक एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, यह बीपीएससी के लिए है, सीडीपीओ के लिए है जो बीपीएससी कंडक्ट करती है, और साथ ही साथ अभी आप देखोगे सीडीपीओ का आपका फॉर्म भी आया हुआ है। जो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल किए हैं उनके लिए एलएसडब्ल्यू बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसके द्वारा वे लोग जो है ना निश्चित रूप से टॉपर भी बन सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे साथ जुड़ जाएं, आप लोग यथाशीघ्र जुड़ जाएं। टोटल आप लोग को पूरा फुल सिलेबस एलएसडब्ल्यू का सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 दोनों प्रोवाइड कराऊंगा और सीडीपीओ वाले तो निश्चित रूप से जुड़ जाएं। और अगला जो है जिस कमीशन में यह पूछा जाता है वह जेपीएससी, यानी जेपीएससी और बीपीएससी दोनों, यहाँ ही मात्र 2 जगहों पे जो है ना आपका एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट है, ठीक है। इसीलिए बहुत ही जो सिलेक्टेड लड़के होते हैं जो सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज्यादा सब्जेक्ट के साथ अपने एम्बिशन को प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेंगे, बेल आइकन को
आप प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियोज यहाँ पे अगर अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आज हमारा पहला सेक्शन था। पहला सेक्शन के अंतर्गत श्रम से संबंधित इसके प्रमुख तत्व और इससे संबंधित प्रमुख अवधारणाओं के विषय में आज मैं वीडियोस लेकर के आपके सामने आया। एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से अल्टरनेट ईयर में पूछे ही पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आप लोग को मैं इस चीज के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप मोबिसेला ऐप को डाउनलोड करें। मार्ग 8586 मेरा इंस्टीट्यूट कोड का इस्तेमाल करते हुए हमारे एप्लीकेशन पे ऐप पे आए और वहां पे स्टूडेंट के रूप में आप रजिस्टर कराएं, और उसके बाद जिम्मेवारी मेरी होगी आपके पूरा सिलेबस समाप्त करने का। इसी के साथ मैं आपका एडुकेटर अजीत सिंह आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।